प्रिय विद्यार्थियों, कल मैंने आपके पास क्वेश्चंस भेजे थे। उनमें से आपने इस पाठ के क्वेश्चंस यानी कि डायरी के पन्ने के जो क्वेश्चंस हैं वो लिखने शुरू कर दिए होंगे। ध्यान रहे, उसमें पहले अभ्यास के प्रश्न हैं, उसके बाद ऐसे प्रश्न हैं जो पिछले पेपर्स में आ चुके हैं और भविष्य में फिर से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। आपको बताया जा चुका है कि वेतन से 2-2 नंबर के प्रश्न आते हैं। बड़े प्रश्न या फिर 1-1 नंबर के प्रश्न जो हैं वो नहीं आते। पाठ में आगे हम बात करते हैं और कोशिश करते हैं कि आज इस पाठ को हम ख़त्म करें। बुधवार 29 मार्च 1944 मेरी प्यारी किट्टी। कैबिनेट मंत्री मिस्टर बोल्केस्टीन ने लंदन से डच प्रसारण में कहा कि युद्ध के बाद युद्ध का वर्णन करने वाली डायरियों और पत्रों का संग्रह किया जाएगा। और फिर हर कोई मेरी डायरी पर झपट पड़ा। सोचो ये कितना दिलचस्प होगा जब मैं इस गुप्त एनेक्सी के बारे में छपवाऊंगी। उसका शीर्षक ही ऐसा होगा कि लोग इसे एक जासूसी कहानी समझेंगे। प्रश्न आएगा यहाँ से, पहले आ चुका है कि जब इस प्रकार का कोई वो डच प्रसारण हुआ और उसमें क्या कहा गया और उसका क्या प्रभाव पड़ा, तो यहाँ से ये क्वेश्चन बनेगा। बहुत महत्वपूर्ण है, पहले आ चुका है बेटा। मैं सही बता रही हूँ। युद्ध के 10 साल बाद लोग इसे कितना चकित होंगे कि जब उन्हें पता चलेगा कि हम लोग कैसे रहते थे, हम क्या खाते थे और यहूदियों के रूप में अज्ञातवास में हम क्या क्या बात करते थे। हालांकि मैं तुम्हें इस जीवन के बारे में काफ़ी कुछ बता चुकी हूँ, फिर भी तुम अभी भी थोड़ा सा ही जान पाई हो। हवाई हमले के दौरान औरतें कैसे डर जाती हैं। अब देखो ना, पिछले रविवार जब 350 ब्रिटिश वायुयानों ने इज़्मुइडेन पर 550 टन गोला बारूद बरसाया था, तो हमारे घर ऐसे कांप रहे थे जैसे हवा में घास की पत्तियाँ। या हमारे इन घरों में कैसी महामारियाँ फैली हुई हैं। तुम्हें इस सब की कुछ खबर नहीं है। सब कुछ तुम्हें बताने में पूरा दिन लग जाएगा। लोगों को सब्जियों और सभी प्रकार के सामानों के लिए लाइनों में खड़े होना पड़ता है। डॉक्टर अपने मरीजों को नहीं देख पाते हैं क्योंकि उन्होंने पीठ मोड़ी नहीं कि उनकी कारें मोटरसाइकिलें चुरा ली जाती हैं। चोरी चकारी इतनी बढ़ गई है कि डच लोगों में अंगूठी पहनने का रिवाज तक नहीं रह गया है। छोटे छोटे बच्चे 8-8, 10-10 बरस के होंगे, लेकिन लोगों के घरों की खिड़कियां तोड़कर घुस जाते हैं और जो भी हाथ लगा उठा ले जाते हैं। लोग 5 मिनट के लिए भी अपना घर छोड़ने की हिम्मत नहीं कर सकते, क्योंकि लौटने पर उन्हें घर में झाड़ू फ्री मिलेगी, अर्थात घर से सारा सामान चोरी कर ले जाएंगे। चोरी किए गए टाइपराइटरों, ईरानी कालीनों, बिजली से चलने वाली घड़ियों, कपड़ों आदि को लौटाने के लिए अखबारों में इनाम के विज्ञापन आए दिन पढ़ने को मिलते हैं। गली गली नुक्कड़ों पर लगी बिजली से चलने वाली घड़ियां लोग उतार ले गए और सार्वजनिक टेलीफोनों का पुर्जा गायब हो चुका है। डचों की नैतिकता अच्छी नहीं है, सब भूखे हैं। नकली कॉफ़ी को छोड़ दो तो 1 हफ्ते का राशन 2 दिन भी नहीं चल पाता। अभी और क्या देखना बाकी है। पुरुषों को जर्मनी भेजा जा रहा है। बच्चे बीमार हैं या फिर भूख से बेहाल हैं। सब लोग फटे पुराने कपड़े और घिसे पिटे जूते पहनकर काम चला रहे हैं। ब्लैक मार्केट में जूते का नया तला 7.5 यानी 7.5 गिल्डर का मिलता है। इसके अलावा बहुत कम मोची मरम्मत का काम कर रहे हैं। यदि वे करते भी हैं तो 4 महीने का इंतज़ार करना पड़ता है। इस बीच जूता गायब हो चुका होता है। इसका एक लाभ भी हुआ है। खाना जितना खराब होता जा रहा है, बिक्री उतनी ही गंभीर होती जा रही है। सरकारी लोगों पर हमले की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। खाद्य कार्यालय, पुलिस अधिकारी सभी या तो अपने साथी नागरिकों की मदद कर रहे हैं या उन पर कोई आरोप लगाकर जेल भेज देते हैं। सौभाग्य से बहुत कम डच लोग जो हैं गलत पक्ष में हैं। मंगलवार 11 अप्रैल 1944। मेरी प्यारी किट्टी। मेरा सिर घूम रहा है, समझ नहीं आ रहा है कहाँ से शुरू करूँ। गुरुवार जब मैंने तुम्हें पिछली बार लिखा था सब कुछ ठीक ठाक था। शुक्रवार गुड फ्राइडे हम मोनोपोली खेल खेलते रहे। शनिवार भी हम यही खेल खेले। दिन पता ही नहीं चला कैसे बीत गए। शनिवार कोई 2 बजे का वक्त रहा होगा। तेज़ गोलीबारी शुरू हो गई, मशीन गनें चल रही थी। मर्द लोगों का यही कहना था, बाकी लोगों के लिए सब कुछ शांत था। रविवार दोपहर के वक्त मेरे आमंत्रण पर पीटर 4:30 बजे मुझसे मिलने के लिए आया। पहली बार नाम आया पीटर का। ध्यान रखेंगे क्या रिश्ता है, क्या नाता है। और
स्वभाव कैसा है, नेचर कैसा है, आप इनकी आपसी दोस्ती कैसी है, प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। 5:15 हम ऊपर सामने वाली अटारी पर चले गए। वहाँ हम 6 बजे तक रहे। 6 बजे से 7:15 बजे तक एक मिनट बेटे, हाँ जी शुरू हो गया। वहाँ 6 बजे तक रहे। 6 बजे से 7:15 बजे तक रेडियो पर बहुत ही खूबसूरत मोत्जार्ट संगीत बज रहा था। मुझे रात्रि राग बहुत भले लगे। मैं रसोई में तो संगीत सुन ही नहीं पाती, क्योंकि दिव्य संगीत मेरी आत्मा की गहराई में उतरता चला जाता है। रविवार के दिन पीटर स्नान नहीं कर पाया था। नहाने का टब नीचे ऑफिस में गंदे कपड़ों से भरा हुआ था। हम दोनों ऊपर अटारी पर एक साथ गए थे। हम दोनों आराम से बैठ सकें, इसलिए मुझे जो भी कुशन का मतलब गद्दी या तकिया सामने नजर आया, मैं ऊपर लेती चली गई। हम एक पेटी पर बैठ गए। अब हुआ यह था कि एक तो वह पेटी बहुत छोटी थी और दूसरी कुशन भी छोटा सा ही था। हम दोनों एक दूसरे से बहुत सट कर बैठे हुए थे, एक दूसरे के बहुत करीब बैठे हुए थे। सहारा लेने के लिए हमारे पीछे 2 पेटियां भी थी। मौशी और हमें कंपनी देने के लिए हमारे साथ थी। मौशी हमें कंपनी देने के लिए हमारे साथ थी। अचानक पौने 9 बजे मिस्टर वांदा ने सीटी बजाई और पूछा कि कहीं हम मिस्टर डसेल का कुशन तो नहीं ले आए हैं। हम कूदे और कुशन लेकर सीधे नीचे आए। बिल्ली और मिस्टर वानदान हमारे साथ थे। यह कुशन ही सारे झगड़े की जड़ था। डसेल इसलिए खफा थे कि मैं वो तकिया उठा लाई थी जिसे वे कुशन की तरह इस्तेमाल करते हैं। उन्हें डर था कि उनके तकिए पर पिस्सू चिपक जाएंगे। पिस्सू देखिए, कुत्ते की बॉडी पर, कुत्ते के बालों में होते हैं, छोटे छोटे से होते हैं। उन्होंने सारे घर को सिर पर उठा रखा था, क्योंकि हम उनका कुशन उठा लाए थे। बदला लेने की नीयत से पीटर और मैंने उनके बिस्तर में 2 कड़े ब्रश घुसेड़ दिए। लेकिन जब मिस्टर डसल ने तय किया कि जाकर अपने कमरे में बैठेंगे, तो हमें ये ब्रश निकाल लेने पड़े। इस छोटे से प्रश्न पर, कॉमेडी पर हम हंसते हंसते लोटपोट हो गए। लेकिन हमारा हंसी मजाक जल्दी खत्म हो गया। 9:30 बजे पीटर ने हौले से दरवाज़ा खटखटाया और पापा से कहा कि वे ज़रा ऊपर आएँ, उसे अंग्रेजी के कठिन वाक्य में दिक्कत आ रही है। मुझे तो दाल में काला नज़र आ रहा था। मैंने मार्गोट से कहा, तय है पीटर ने किसी और बहाने से यह बात कही है। जिस तरीके से मर्द लोग बातें कर रहे हैं, मैं शर्त लगा कर कह सकती हूँ कि सेंधमारी हो रही है, यानी कि कुछ न कुछ गड़बड़ी हो रही है। कुछ न कुछ चोर वगैरह आए हैं और वो घर में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। पिताजी मिस्टर वानदान और पीटर लपक कर नीचे पहुंच गए। मार्गोट, माँ, मिसेज वानदान और मैं ऊपर इंतजार करते रहे। 4 ट्रीसैमी औरतें बातें ही तो कर सकती हैं। जब तक हमने नीचे जोर का एक धमाका नहीं सुना, हम बातों में लगे रहीं। इसके बाद का मामला है, मेरा सोचना सही था। उसी वक्त गोदाम में सब कुछ शांत हो गया। ये पेज आगे बढ़ गया बेटा, और फिर कोशिश करता हूँ वहीं पहुँचने की। हाँ जी, घड़ी ने 9:45 बजाए। हमारे चेहरों का रंग उड़ चुका था। उसके बावजूद हम डरे हुए थे। हम शांत बने रहे। आदमी लोग कहाँ थे? ये धमाके की आवाज़ कैसी थी? क्या वे लोग सेंधमारों के साथ लड़ रहे थे? हम डर के मारे सोच भी नहीं पा रहे थे। हम सिर्फ इंतज़ार ही कर सकते थे। 10 बजे सीढ़ियों पर कदमों की आवाज़ें आई। पापा का चेहरा पीला पड़ चुका था। वे नर्वस थे, निराश थे, उदास थे, परेशान थे। पहले वे भीतर आए, उसके पीछे मिस्टर वानदान। बत्तियां बंद कर दो, दबे पाँव ऊपर वाली मंजिल पर चले जाओ, पुलिस के आने की आशंका है। अब डरने का वक्त भी नहीं बचा था। बत्तियां बुझा दी गई थी। मैंने फटाफट एक जैकेट उठाई और हम ऊपर जाकर बैठ गए। हमें कुछ भी बताने वाला कोई नहीं था। मर्द लोग वापस नीचे जा चुके थे। वे चारों 10:10 तक वापस ही नहीं आए। 2 लोग पीटर की खुली खिड़की में से निगाह रखे हुए थे। सीढ़ियों के नीचे वाले दरवाजे पर ताला जड़ दिया गया था। बुककेस बंद कर दिया गया था। हमने रात को जलाई जाने वाली बत्ती पर एक स्वेटर डाल दिया था। तब उन्होंने हमें सब कुछ बताया कि क्या हुआ था। पीटर अभी सीढ़ियों पर ही था। जब उसने जोर के 2 धमाके सुने, वह नीचे गया तो देखता ही क्या था कि गोदाम के दरवाजे में से बाईं तरफ का आधा फट्टा गायब है।
वह लपक कर ऊपर आया और हम होम गार्ड्स को चौकन्ना किया। होम गार्ड्स में गार्ड्स गलत लिखा हुआ है, र जो है वो सै के ऊपर आएगा। वे चारों लपके नीचे गए। जब वे गोदाम में पहुंचे तो सेन मार वही चोरी करने वाले अपने धंधे में लगे हुए थे। बिना सोचे समझे मिस्टर वानदान चिल्लाए, पुलिस। बाहर भागने की आवाज़ें आई। चेन मार भाग चुके थे। फट्टे को दोबारा उसकी जगह पर लगाया गया ताकि पुलिस को इस गैप का पता न चले, लेकिन अभी एक पल भी नहीं बीता था कि फट्टा फिर से वापस नीचे गिरा दिया गया था। पुरुष लोग सेन मारों की ढिठाई पर हैरान थे। कितने जिद्दी हैं। मिस्टर वानदान और पीटर गुस्से के मारे थरथराने लगे थे। मिस्टर वानदान ने दरवाजे पर कुल्हाड़ी का एक जोरदार प्रहार किया। उसके बाद सब कुछ शांत हो गया। एक बार फिर फट्टे को उसकी जगह पर लगा दिया गया और एक बार फिर उनका यह प्रयास निष्फल कर दिया गया। बाहर की तरफ से एक आदमी और एक औरत टॉर्च की रोशनी फेंकते दिखाई दिए। क्या मुसीबत है, उन आदमियों में से एक भुनभुनाया, लेकिन अब संकट यह था कि उनकी भूमिकाएं बदल चुकी थी। अब वे पुलिस के वजह से इन मारू वाली हालत में आ गए थे। चारों लपक कर ऊपर आए। डसल और मिस्टर वानदान ने डसल साहब की किताबें उठाई। पीटर ने दरवाज़ा खोला, रसोई तथा प्राइवेट ऑफिस की खिड़कियां खोली, फ़ोन को नीचे फर्श पर पटका और आखिरकार चारों बुककेस के पीछे पहुंचने में सफल हो गए। बस यहीं तक करेंगे बेटे। गला आपको पता है कुछ ठीक नहीं है मेरा, थोड़ी सी दिक्कत है, ज़्यादा दिक्कत नहीं है, चिंता ना करें। और आप आज अभ्यास के प्रश्न अवश्य कंप्लीट कर लें, साथ साथ याद करने की कोशिश करें। कल कोशिश करते हैं आगे बढ़ेंगे और होप फॉर द बेस्ट। कल गला भी शायद ठीक होगा तो हम कल पाठ को अवश्य ख़त्म भी करेंगे। टेक केयर बेटा।